आइए बच्चों, नीट के पेपर का कंप्लीट हम लोग फिजिक्स में सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं और अभी जो क्लास हम लोगों की होने वाली है इसमें कंप्लीट हम लोग पेपर का डिस्कशन करेंगे। अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इस मिशन पर हम लोग लगे हुए हैं। टीम न्यू लाइट का ये संकल्प है, आपको अपना सपना साकार करना है हम लोगों के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है बहुत ही सिंपल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आंसर आ जाएगा टेम्परेचर, क्योंकि हमें मालूम है 3/2 kT इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। पेज नंबर 252 से लिया गया है क्वेश्चन ये, और एनसीईआरटी को क्रॉप करके हम लोगों ने यहाँ पर दे भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, आपको मालूम है ये हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर हमारा जो यहाँ पर गैस जो होती है वो 0 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 0, टेम्परेचर की वैल्यू हो जाएगी 0 और बेटा वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी 0। इसीलिए कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, मतलब प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। बच्चों आपको मालूम है कि अगर आपका रिलेशन प्रेशर इक्वल टू ये आ जाएगा 2/3, प्रेशर इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। आपको सबको मालूम है ये क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है, और सेकंड वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का लगाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से लिया गया है देख लीजिएगा। ये फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले में आपको P इधर रखना है, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, 2/3 एनर्जी अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 4 पर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विच मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट स्पीड एट द सेम टेम्परेचर। पहली बात तो सबका टेम्परेचर बच्चों सेम है, इनमें हम लोग हाइड्रोजन का मोलर मास सबसे कम है, और बेटा यहाँ पर एवरेज स्पीड जो होती है हमारी वो होती है एवरेज स्पीड। स्पीड कहा है तो कोई भी स्पीड ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की स्पीड की बात करेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास जिसका सबसे कम होगा तो बेटा यहाँ पर बात करेंगे तो स्पीड जो होगी वो हमारी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है? हाइड्रोजन गैस की स्पीड सबसे ज़्यादा है। इसका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा पेज नंबर 256 से लिया गया क्वेश्चन है। The volume of an air bubble become 11 times on the reaching the surface of the earth from the bottom of the lake। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने आपको कॉपी में करवाया है, और ये क्वेश्चन हम लोगों का ऐसा है जिसको शॉर्टकट तरीके से किया जा सकता है। आपको मैंने एक जो लेक बबल है उसका क्वेश्चन जब करवाया था ये वाला, तो लेक बबल का जो वॉल्यूम होता है बच्चों, ये बॉटम से जब हम टॉप पे जाएंगे तो वॉल्यूम इसका जो होता है वो बढ़ जाता है। तो जब हमारा लेक बबल है इसका वॉल्यूम जितने गुना हो जाएगा, मैंने शॉर्टकट क्या बनाया, जितने गुना हो जाएगा, शॉर्टकट लगाइएगा, जितने गुना वॉल्यूम हो जाएगा -1 × 10 दैट इज इक्वल टू डेप्थ, H इक्वल टू 11 - 1 × 10, 100 मीटर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे आपको बताएं इसको लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है, थोड़ा सा लॉन्ग कट समझ लेते हैं। यहां पर केवल प्रेशर होगा बच्चों सरफेस पे सराउंडिंग प्रेशर, वॉल्यूम हमारा जो हो जाएगा यहां पर 11 टाइम्स V, और यहां पर वॉल्यूम है, बॉटम पर वॉल्यूम V है तो सरफेस पे जाके 11 टाइम्स हो जाता है। यहां पर प्रेशर कितना आ जाएगा, P0 + H ρg। तो बच्चों ऐसी स्थिति में हम अगर यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P1 V1 = P2 V2। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर लगाएंगे तो सिंपल सा काम होगा कि P1 का मतलब हो गया H ρg, बेटा ये आ जाएगा P0, और बेटा V1 V आ जाएगा, और यहाँ पर 11 टाइम्स ऑफ V आ जाएगा। तो एक बात आप समझ लीजिएगा कि जब आप लॉन्ग कट से जाएंगे तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ेगा, इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। इस सब से बचने का तरीका है डेप्थ का डायरेक्ट फॉर्मूला, जितने गुना वॉल्यूम हो जाता है इसको देखा करिए, और
आपको 11 माइनस 1 करना है इंटू 10 कर देना है, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी में हमारा करेक्ट एजम्पशन ये वाला तो करेक्ट है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। और बच्चों यहां पर गैस मॉलिक्यूल अनकॉन्टिन्यूअस मोशन रहते हैं, ये भी करेक्ट है। कॉलिजन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है, यही फॉल्स है। इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर थर्ड वाला इसका बेस्ट सूटेड आंसर है, जिसमें आपको ये इनकरेक्ट है। बेटा हमें मालूम है F इक्वल टू होता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, सॉल्व किया जाए तो यस आई। देखिए बच्चों गामा इक्वल टू होता है 1 प्लस 2 बाई एफ। गामा इक्वल टू होता है 1 प्लस 2 बाई एफ। अगर हम बात करते हैं यहां पर तो गामा माइनस 1 होता है 2 बाई एफ, और एफ की वैल्यू आ जाती है 2 अपॉन गामा माइनस 1। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों, और वो आ जाएगा थर्ड। याद रखिएगा f की वैल्यू आ जाती है 2 बाई गामा माइनस 1। यहाँ पर कोई ऑप्शन थर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सही आंसर जो आएगा वो बच्चों ओके 2 बाई गामा माइनस 1। तो इसमें यहाँ तो नहीं हो सकता। अब एक देखो, हम लोगों ने यहाँ से निकाला है, सब लोग जानते तो हैं, यहाँ से निकालने की कोशिश करिएगा। आ जाएगा f और गामा माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, फोर्थ ऑप्शन, और ये आ जाएगा 2, तो f इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई गामा माइनस 1। सही आंसर है, यानी आंसर कौन सा है बेटा, फोर्थ। तो फोर्थ वाले को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये वाला, 7 का राइट आंसर फोर्थ। 8 नंबर पे आएंगे, मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज। मीन फ्री पाथ होता है एवरेज डिस्टेंस कवर्ड ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो लगातार टक्करों के बीच में चली गई दूरी होती है मीन फ्री पाथ। डायरेक्ट हमारा आंसर है। और देखो फॉर्मूला पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीन फ्री पाथ जैसा आपको मालूम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक कहा गया है कि फॉर द डेफिनेट सैंपल ऑफ द आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इट्स वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है। अब बच्चों वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के ग्राफ में हम लोगों को देखना यह है कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। यानी कि आप यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप टेम्परेचर को सेल्सियस में बदल दीजिए तो T प्लस 273 लिख दीजिए, तो वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा KT प्लस 273 K। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा यहां पर कि अगर हम इसको ले लेते हैं y, इसको ले लेते हैं mx और ये आ जाता है c, तो ऐसी कंडीशन पे आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास टेम्परेचर रहेगा x एक्सिस पर, y एक्सिस पर जाएगा वॉल्यूम, और ग्राफ जो बनेगा हमारा वो बनेगा पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ। वॉल्यूम यहाँ और टेम्परेचर यहाँ, लेकिन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आएगा और वॉल्यूम हमारा जो रहेगा वो y एक्सिस पर है, और ये वाला y इंटरसेप्ट जो रहेगा वो पॉजिटिव आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड ऑप्शन है। आप लोग के दिमाग में हो सकता है ये वाला आंसर आ रहा हो, ये आंसर आपके दिमाग में आ रहा हो, लेकिन वो तब होता है जब टेम्परेचर हमारा सेल्सियस में नहीं केल्विन में होता है। ये देखिए डायरेक्ट हमारा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है और डायरेक्ट एनसीईआरटी का ग्राफ है। कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन और मोलर मास इज गिवन। तो बच्चों आरएमएस स्पीड हम लोगों को निकालनी है। हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3RT बाई मोलर मास। बच्चों सारी चीज़ें तो पता है, 3 इंटू R की वैल्यू 8.31 और टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 300 केल्विन। और बेटा यहाँ पर लाएंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारे पास मोलर मास की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है बेटा हमारी 32। तो अब सारी चीज़ें तो आपको गिवन है, कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसका राइट आंसर आ रहा है। आपको एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर इन्होंने दिया है ग्राम,
और मीटर पर सेकंड लाना है, लेकिन ये ग्राम है तो सारे बच्चे ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम मोल में। जब तक इसको किलोग्राम मोल में नहीं लाएंगे तब तक इसका आंसर सही नहीं आएगा। फिलहाल इसको कैलकुलेट करेंगे तो राइट आंसर इसका आएगा 484 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्जन करना जरूरी है और जब तक आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक ग्राम मोल हमारा चेंज नहीं किया जाएगा, तो आंसर नहीं आएगा। याद रखेंगे, बहुत ही शानदार चीज है। 32 ज्यादातर बच्चे मोलर मास डायरेक्ट रख के चले आते हैं, यही चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट दिया हुआ है फॉर्मूला, लेकिन हमें याद रखना है कि VRMS में हम लोगों को फॉर्मूला मोलर मास वाला रखना है और वो आ जाएगा 3RT/M। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। RMS स्पीड ऑफ ए गैस इज ट्वाइस दैट ऑफ B सेम टेम्परेचर, रेशियो ऑफ देयर मोलर मास। बच्चों VA कर देंगे, VB कर देंगे और रेशियो ऑफ देयर मोलर मास। मोलर मास होता है MB/MA। अगर RMS स्पीड ऑफ A मॉलिक्यूल इज ट्वाइस दैट ऑफ B, A मॉलिक्यूल की स्पीड B वाले के ट्वाइस है। B वाले की V ले लो तो A वाले की 2V हो जाएगी। और बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास MB/MA। आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 4:1 और ये आ जाएगा MB/MA आ जाएगा। बच्चों यहां पर आ जाएगा MA/MB आ जाएगा 1:4। सॉल्व करेंगे 1:4, 11 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर्मूला पेज नंबर दिया है 250। प्रेशर इज डबल्ड देन टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो बताइए क्या है, ये बॉयल्स लॉ है। और अगर प्रेशर को क्या कर देंगे डबल, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हाफ। बॉयल्स लॉ में सबसे बड़ी पहचान है कि आपको हमें यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक, हमें मालूम है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आता है। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट बॉयल्स लॉ पर है। Question number 13. 1 mole of an ideal gas is occupy 22.4 liter at STP and what will be its volume at this temperature? बच्चों इस टेम्परेचर पर क्या वॉल्यूम होगा। हमने यहाँ पर प्रेशर भी डबल कर दिया है। एक तरीके से देखा जाए तो टेम्परेचर भी डबल किया है और हमने प्रेशर भी डबल किया है और हम लोगों को निकालना है व्हाट इज द वॉल्यूम। तो मैं बताऊंगा आपको सबसे बढ़िया, PV इक्वल टू होता है μRT। बच्चों यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपने यहां पर 1 मोल ही लिया है, लेकिन प्रेशर पहले 1 ATM है। सबसे पहले STP है, स्टैंडर्ड प्रेशर है, और टेम्परेचर हमारा यहां पर है कितना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। ठीक, बाद में टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273। तो सबसे पहले हम बात करेंगे STP पर। तो STP पर प्रेशर 1, ये वॉल्यूम हो गया 22.4, म्यू की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू कर दीजिए 1 एंड R की वैल्यू R रहने दीजिए। टेम्परेचर हो गया 273, इक्वेशन नंबर 1। जब दूसरे पे आते हैं हम लोग तो हमारे पर प्रेशर हो जाता है 2 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम निकालना है, ये 1 मोल रहेगा, R की वैल्यू सेम रहेगी और 546 रहेगा, ये नंबर 2 आ जाएगा। जब बच्चों इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये वाली हमारी बात आ जाएगा, अल्टीमेटली ये आ जाएगा 1 ध्यान से सुनिएगा, इसको डिवाइड करेंगे 22 ऊपर, नीचे 2 आएगा, 2V आ जाएगा, ये कैंसिल है, 1/2 इधर आ जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22.4। यानी कि कुल मिलाकर क्वेश्चन का आंसर तो वही है, आंसर वही है। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा 22.4 लीटर। डायरेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज बेस्ट सुटेड फॉर द गैस बिहेविंग आइडियली। आइडियल के लिए लो प्रेशर होता है, लो टेम्परेचर गलत, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सेकेंड वाला आंसर सही है। हाई टेम्परेचर इसलिए लेते हैं क्योंकि आइडियल गैस होती है, उनके मॉलिक्यूल को दूर दूर करना होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 14 का सेकेंड। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चों देखिए, पॉलीएटॉमिक गैस दी गई है, भले ही हमारी पॉलीएटॉमिक गैस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है और मीन एनर्जी है, नॉट काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, हाफ KTF। हाफ KTF की जगह क्या आ जाएगा, N। तो हमारा कौन सा राइट आंसर आ जाएगा, हाफ KTF।
आपके दिमाग में जा रहा है मीन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक तो है नहीं, एनर्जी दी हुई है तो सब कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक, आइए, 2 balloons are filled, one with pure gas helium and other by air respectively. If the pressure and temperature of these gas balloon are same, मतलब प्रेशर भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है और नंबर ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। तो क्वेश्चन एक बहुत ही शानदार है कि अगर हमसे बोल दिया जाए पीवी इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन के टी, तो देखिए एन बराबर आ जाएगा पी वी अपॉन के टी। बच्चों यहां पर बोला टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है और बलून हमारे जो है वो एक ही जैसे हैं, वॉल्यूम भी सेम है ना, वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये ऑलरेडी इसमें आ गया तो हमारा सेम हो जाएगा। राइट आंसर इसका पहला वाला आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का पहला ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। पीवी, बहुत अच्छा, पीवी का ग्राफ डायरेक्ट, पीवी हमारा कांस्टेंट है, इन्होंने बोला है गिवन मास ऑफ गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए पीवी इंडिपेंडेंट हो जाता है, पीवी इज कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ, और सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग, आते हैं 18 नंबर पर। टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाई 10%, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी गैस को हम 10% उसका वॉल्यूम घटा देते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इसका मतलब है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ही लगेगा और बेटा P2 अपॉन P1 करेंगे तो V1 अपॉन आ जाएगा, V1 अपॉन V2 आ जाएगा। V1 की वैल्यू 100 है, V2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10% कम करना है, 90 आ जाएगा बच्चों, और P2 और बेटा ये आ जाएगा हमारे पास P1। अब ये ध्यान से सुनिएगा, P2 अपॉन P1 आ जाएगा और बेटा ये कट जाएगा 10/9, तो P2 अपॉन P1 -1 इधर, 10/9 -1 इधर, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास P2 माइनस P1 अपॉन P1। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/9 और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अप्रॉक्स ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा 11.11% लगभग आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको परसेंटेज एरर के मेथड से करके जल्दबाजी में ना आइएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 19 नंबर पे। बच्चों देखिए, इन्होंने कहा है टू डिफरेंट आइसोथर्म, इन्होंने दो अलग अलग आइसोथर्म दे रखे हैं बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड गिवन टेम्परेचर, मतलब पी भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, गिवन टेम्परेचर है, दोनों के गिवन टेम्परेचर, ठीक। एंड एट द सेम आइडियल गैस के लिए मास अलग अलग कर दिया है। तो इसका एक तरीका होता है, आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो जो हमारी लाइन है कांस्टेंट प्रेशर वाली है और वो अलग अलग वॉल्यूम दे रही है। बच्चों कांस्टेंट प्रेशर पर ये वॉल्यूम कम और ये वाला वॉल्यूम ज़्यादा, M1 वाला कम, M2 वाला ज़्यादा। फॉर्मूला क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन में? PV इक्वल टू म्यू आर टी, मास ऑफ गैस की बात बोली है तो मास अपॉन मोलर मास, तो PV इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास आर टी। बच्चों एक बात सुनिएगा, जब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, देखो कौन कौन सी चीजें नहीं लेनी है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, लेकिन अब हमें यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, वॉल्यूम V1 वॉल्यूम V2 लेना है ये वाला, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा मास की, V डायरेक्टली हमारा मास के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम जानते हैं V1 छोटा V2 बड़ा, तो M1 छोटा M2 बड़ा, इसका मतलब M1 छोटा और M2 बड़ा, तो हमारा सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। मतलब सीधी सीधी बात समझ लो, आइडियल गैस इक्वेशन में कौन सी चीज बदलती है, हमने कंस्ट्रक्शन जब तक नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। एक बार दोबारा से बताते हैं, ऐसे क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है आपको। बेटा एक बार समझ लीजिएगा, यहां पर ये देखिए, यहां ये देखिए, यहां जब तक आप चेंज नहीं करेंगे
तब तक इसमें हम लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे। आइए यहाँ पर ये वाला वॉल्यूम V1 है और ये वाला वॉल्यूम V2 है, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारी गैस दोनों कर्व को काट रही है। प्रेशर कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर लाइन बन गई है, तो V1 V2 आ जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 20 पे। प्रेशर ऑफ ए गैस contained in closed vessel is increased by 0.5% then and when heated 1 डिग्री सेल्सियस। बड़ा अच्छा सवाल है ये। मतलब क्लोज वेसल है तो बेटा वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एरर वाले मेथड से करें तो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 आ जाएगा और इक्वल टू डेल्टा T अपॉन T इंटू 100 आ जाएगा। और बच्चों एक बात समझ लीजिएगा, प्रेशर का परसेंटेज चेंज कितना किया गया है, 0.5, और चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया गया है, डेल्टा T कितना दिया गया है, 1 अपॉन आ जाएगा T और इक्वल टू इंटू आ जाएगा 100। T इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 200 केल्विन। तो हमारा इनिशियल टेम्परेचर जो आ जाएगा वो 200 केल्विन डायरेक्ट आंसर आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार है, एरर मेथड से लगाना है, और जो इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री दिया है वो डेल्टा T की जगह पे आ जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द टेम्परेचर ऑफ ए गैस, आइडियल गैस, इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 27 टू 127। आइडियल गैस का टेम्परेचर 27 से 127 बढ़ा रहे हैं। देन VRMS में परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। 27 में 300 केल्विन, 127 में यह आ जाएगा हमारे पास 400 केल्विन। बच्चों 400 केल्विन परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, समझिए ध्यान से, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो VRMS जो होता है हमारा, ये डायरेक्टली टेम्परेचर के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम V1 V2 कर लें, है ना, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए तो भाई बेस्ट इसका आंसर आ जाएगा V2 अपॉन V1 इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1, और बेटा T2 आ जाएगा अंडर रूट 4 और T1 आ जाएगा अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा V2 अपॉन V1। आप V2 अपॉन V1 -1 कर देंगे और अंडर रूट 4 और अंडर रूट 3, और बेटा ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। सॉल्व करेंगे तो 2 - 1.73 डिवाइडेड बाई 1.73, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 का मल्टीप्लाई इधर, और इस तरफ लाएंगे तो 0.27 आ जाएगा, 0.27। बच्चों 0.27 डिवाइडेड बाई 1.73 इंटू 100, यानी कि 15% के आसपास आंसर आ रहा है, अप्रॉक्स 15% के आसपास आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है, 21 का राइट आंसर है 15%, 15.5 के आसपास आंसर आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस शो किया गया है। डेंसिटी ऑफ द गैस एट पॉइंट ए इज रो नॉट। ए पॉइंट पर डेंसिटी कितनी दी गई है, रो नॉट, इसको रो नॉट लिख देंगे हम लोग, है ना। और डेंसिटी एट पॉइंट बी निकालना है। यहां पर डेंसिटी रो नॉट है, यहां पर आपको डेंसिटी फाइंड करनी है। बात समझ लीजिए ध्यान से, अच्छे से, है ना। तो इस समय आ जाएगा हमारे पास डेंसिटी अपॉन, फॉर्मूला होता है बेटा प्रेशर इक्वल टू M अपॉन RT। कॉन्सेप्ट समझिएगा, प्रेशर और टेम्परेचर यहां से मिल जाएगा, तो डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन T M अपॉन R। M अपॉन R तो कांस्टेंट हो गया। अब यहां पे प्रेशर कितना है, P नॉट, टेम्परेचर कितना है, T नॉट, तो इनिशियल डेंसिटी कितनी हो जाएगी, रो नॉट इक्वल टू P नॉट अपॉन T नॉट इंटू R अपॉन मोलर मास। R वही है, मोलर मास वही है, इक्वेशन नंबर। यहां पर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, B पॉइंट पर प्रेशर कितना है 3P नॉट और टेम्परेचर कितना है 2T नॉट, तो नई डेंसिटी निकालनी है। प्रेशर है 3P नॉट और टेम्परेचर है 2T नॉट, बेटा ये आ जाएगा R/M। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, इसकी जगह पे क्या ले लेंगे, P नॉट,
तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2 पी नॉट। तो बेटा हमारे पास रो नॉट, पी नॉट का मतलब रो नॉट, ये रो नॉट है। तो हमारा आंसर आ रहा है नई डेंसिटी 3/2 रो नॉट। बच्चों करेक्ट आंसर आ जाएगा 3/2 रो नॉट। इसका क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है सेकंड। अच्छा सवाल है, और ये क्वेश्चन मतलब इस फॉर्मूले पर दिया गया है और बहुत बार ये फॉर्मूला डिस्कस किया जा रहा है, P/ρ इक्वल टू RT/मोलर मास। बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे का पार्ट पंकज सर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, द सीलिंग ऑफ हॉल इज 40 मीटर हाई। फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस द एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट विच द बॉल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड 56 मीटर पर सेकंड विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ हॉल। तो इसमें ये हिंदी इसकी देख लो, एक हॉल की छत 40 मीटर ऊंची है, जमीन से गेंद को 56 मीटर पर सेकंड 36 से किस कोण पर फेंका जाए कि छत को बिना टकराए या अधिकतम 36 दूरी पर जमीन पर गिरे। तो ये बच्चों इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन ये है कि एक बॉल यहां से फेंकी जाती है, एक बॉल फेंकी जाती है ऐसा, और ये बॉल जब हॉल से जाती है, ये हॉल की ऊंचाई हो गई, तो हॉल की जो हाइट है वो 40 मीटर है। तो जो बॉल फेंकी जाती है तो ये बगैर टकराए यानी कि टच करते हुए, पूरी हाइट को टच करते हुए उधर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में गिर जाती है जाके। तो अब बच्चों इसमें यह बताओ कि जब बॉल इधर गिरेगी तो बॉल की मैक्सिमम हाइट हॉल की हाइट के बराबर हो जाएगी, और साथ में इसकी स्पीड गिवन है 56, और यहां पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, यानी कि ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो सीधे लगा दो, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो मैक्सिमम हाइट हो गया 40, 2g इधर ले आओ, g की वैल्यू 9.8 रख दो, और u की वैल्यू 56 का स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करो बच्चों, थीटा निकल आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा 40 इंटू 2 इंटू 9.8, 56 इंटू 56। अब ये जीरो हटा दो और ये पॉइंट हटा दो, पॉइंट भी गया जीरो भी गया। अब ये 4 से कैंसिल करो, 14 आ जाएगा। ठीक है, ये 7 बार चला जाएगा। ठीक है, और 7 दूनी 14, 14 ये 1/4 आ जाएगा, 14 चौको 56 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा 1/4 आया, तो साइन थीटा 1/2 आ गया, यानी कि थीटा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो थीटा 30 डिग्री, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बन गया बच्चों। अब ये जो क्वेश्चन है देखो, ये जो मैक्सिमम हाइट का ये फार्मूला एनसीईआरटी की बुक में दिया गया, इसी में डायरेक्ट वैल्यू रख के आ रहा है। और दूसरी चीज, इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज में भी बच्चों दिया गया है। आगे चलते हैं। एन एलिवेटर इन विच ए मैन is standing is moving upward with constant acceleration 2 meter per second square at some instant when speed of elevator 10 meter per second. The man drops a coin from the height of 1.5 meter. Find the time taken by the coin to reach the floor. एक लिफ्ट जो कि एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है में एक व्यक्ति किसी क्षण, जबकि लिफ्ट का वेग 10 मीटर पर सेकंड है, 1.5 मीटर की ऊंचाई से सिक्का गिराता है, सिक्के का लिफ्ट के आधार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों ये एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट का ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर ये पर्सन खड़ा हुआ है लिफ्ट के अंदर, और ये h यानी कि ये h हो गया 1.5 मीटर की हाइट से सिक्के को ड्रॉप करता है, तो u 0 हो गया। अब इसको अर्थ सिक्के के मतलब इसमें लिफ्ट के फ्लोर तक सिक्के को आने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। देखो बच्चों, एक यहां पर क्या केस बनेगा, यहां पर हम लोग हाइट लगाएंगे h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां जो a होगा एसिलरेशन, वो रिलेटिव एसिलरेशन लिफ्ट का g के रिस्पेक्ट में होगा। g किधर लगता है, नीचे लगता है, और लिफ्ट एसिलरेट ऊपर हो रही है,
तो जो नेट एसिलरेशन निकलेगा बच्चों, एसिलरेशन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में एसिलरेशन ऐड हो जाता है रिलेटिव। जैसे पार्टिकल अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है, तो यहां पर g प्लस ए हो जाएगा। तो नेट एसिलेशन g प्लस ए हो गया, u यहां पे ड्रॉप हुआ, u 0 हो गया, h की वैल्यू 1.5 होगी, वैल्यू रखो तो 1.5 इज इक्वल टू ut 0 हो गया। ए रिलेटिव एसिलेशन g प्लस ए यानी कि 10 प्लस 2 हो गया t स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करने पर t आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 2 उधर ले जाओ 3 और बाई 12 हो जाएगा, 3/12 यानी कि 1/4। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 सेकेंड। 1/2 सेकेंड का मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये पीवाईक्यू बेस्ड है क्वेश्चन बेटा। ये एक्चुअली में देखो रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया गया है, पहले हम बता दें, लेकिन एनटीए के सिलेबस में रिलेटिव वेलोसिटी दिया गया है। तो इसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन है, जो हम लोग का टेस्ट रिलेटिव मोशन हो रहा है, वो सारे क्वेश्चन बच्चों एनटीए के सिलेबस में हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो हमें तो सिलेबस देखना है ना एनटीए का, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सेट किया गया है। नेक्स्ट, a ball is projected from ground at a speed of 10 meter per second making angle 30 degree with horizontal. Another ball is simultaneously released from a point on vertical line along the maximum height of projectile. Both balls collide the maximum height of first ball. The initial height of second ball is. इसमें ये बोला गया बेटा, एक बॉल यहां से फेंकी गई, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट की गई, पहली बॉल ये फर्स्ट बॉल हो गई। फर्स्ट बॉल इस पॉइंट से ऊपर फेंकी गई, इसकी स्पीड है 10 और एंगल हॉरिजॉन्टल से बन रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री कोण पे फेंकी जाती है। तो अब जैसे ही ये बॉल फेंकी गई तो एक दूसरी बॉल उसी समय वर्टिकल लाइन पे मैक्सिमम हाइट के अलोंग रिलीज की गई, यानी कि एक दूसरी बॉल यहां पर है, वो यहां से छोड़ी गई, जो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, इस लाइन के अलोंग ये बॉल यहां पर छोड़ी गई है ऐसे। अब ये दोनों बॉल यहां पर मिल जाती, ये दोनों बॉल यहां पर मिल गई, ये बॉल यहां पर मिल गई, ये बॉल यहां से आकर के यहां पर मिल गई, दोनों बॉल मिल जाती हैं, मैक्सिमम हाइट पर मिल जाती हैं। बोथ बॉल कोलाइड मैक्सिमम हाइट ऑफ फर्स्ट बॉल। तो इनिशियल हाइट ऑफ सेकेंड बॉल, तो सेकेंड बॉल की इनिशियल हाइट का, यानी कि जो सेकेंड बॉल है, इनिशियल का मतलब अर्थ से टोटल कितनी हाइट पर ये इनिशियल बॉल गिराई गई थी, ये बोला गया। तो अब देखो जैसे ही ये पहली बॉल फेंकी गई उसी समय सेकेंड बॉल गिराई गई। अब ये दोनों यहां मिल गई, जैसे ये ऐसे जा रही है, ऐसे जाके ऐसे मिल गई, ये ऐसे जाके ऐसे मिल गई। तो फंडामेंटल क्या होता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट कहीं से भी चले लेकिन कहीं पर एक साथ मिल जाए तो दोनों को टाइम सेम लगता है। तो इस बॉल को यहां से यहां तक आने का जो टाइम लगेगा, इसको यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम वही लगेगा, टाइम सेम होगा। अब यहां से यहां तक का जो टाइम है बच्चों, वो फ्लाइट टाइम का आधा हो गया, यानी कि u sin थीटा बाई जी, फॉर्मूला लगा दो, u 10 हो गया, sin 30 बाई जी 10 हो गया, 10 10 कैंसिल हो गया, sin 30 कितना आ गया 1/2 सेकेंड। यानी कि ये पार्टिकल पहली बॉल मैक्सिमम हाइट तक 1/2 सेकेंड में पहुंचेगी, तो ये बॉल भी यहां से यहां तक 1/2 सेकेंड में पहुंचेगी। अब देखो बच्चों, जैसे ये पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, तो ए से बी तक पहली बॉल, ए से बी तक दूसरी बॉल आएगी, तो ए से बी तक जब दूसरी बॉल आएगी तो हाइट h1 कवर करेगी, तो h1 हाइट निकाल लो। तो ये हाइट h1 a टू b हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि u 0 हो गया है, हाफ जी टी स्क्वायर का मतलब 1/4, 4 2 जाइड, ये 1.25 मीटर आ गया। अब उसके बाद h2 ये निकालो, तो h2 ये पहली वाली बॉल जो फेंकी गई इसके लिए मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। तो h2 के लिए फॉर्मूला लगा दो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u हो गया 10 स्क्वायर 100,
साइन स्क्वायर 30/2g 2 इंटू 10, 20 पंचे 105 हो गया, साइन 30 1/2 स्क्वायर 1/4, ये 1.25 आ गया। तो यानी कि h1 हाइट हम लोग की निकली है 1.25 मीटर और s2 भी निकली 1.25 मीटर। तो टोटल हाइट हो गई h इज इक्वल टू h1 प्लस s2, 1.25 प्लस 1.25, 2.5 मीटर बच्चों, आंसर मिल गया सेकेंड। ये भी देखो क्वेश्चन भाई मैक्सिमम हाइट का टाइम लिया गया, ये फ्लाइट टाइम लगाया गया है, इसी से निकला है। चलो आगे चलते हैं। A particle is projected from horizontal xz plane in vertical xy plane where x is horizontal and positive, y axis vertically up. The graph of y coordinate of particle versus time shown. Range of projectile is √3, then speed of projection will be. एक कण को क्षैतिज समतल xz से ऊर्ध्वाधर तल xy में फेंका जाता है, जहां x अक्ष क्षैतिज और y अक्ष ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। कण के y निर्देशांक और समय के बीच का ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। कण की परास √3 है, तो प्रक्षेप वेग क्या होगा? देखो बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया एक पार्टिकल को एक्जेड प्लेन से एक्स वाई प्लेन पे फेंका गया। जैसे ये एक्जेड प्लेन हो गया तो पार्टिकल को ऐसे फेंका गया, तो ये एक्स वाई प्लेन पे पार्टिकल ऐसे गया। भाई ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, ये वाई हो गया। तो एक्स जेड प्लेन से, यानी कि हम लोग यहां पर खड़े और पार्टिकल को ऐसे फेंका, तो पार्टिकल ये एक्स वाई प्लेन पे ऐसे गिरा। तो जब पार्टिकल को फेंका तो इन्होंने बोला है पार्टिकल के वाई कोऑर्डिनेट और टाइम के बीच में ये ग्राफ है। ये वाई और टी के बीच में ग्राफ है। बच्चों, जब ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का होता है तो उसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। तो यहां पर ये वाई टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा और वाई डायरेक्शन में देगा। तो यहां पर वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में निकलेगी tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। और देखो जरा, यहां पर इनिशियल पॉइंट पर एंगल 60 है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी uy इज इक्वल टू tan 60। जो इनिशियल वेलोसिटी u होती है उसका y कंपोनेंट हो गया। तो uy कितना निकल आया? tan 60 का मतलब हो गया √3। अब रेंज भी √3 गिवन है, तो रेंज का फॉर्मूला लगाओ, 2ux uy अपॉन जी। रेंज √3 आ गया, 2ux uy √3 बाई जी 10, 2 5 जा 10, √3 कैंसिल, ux हो गया 5। यानी कि जब पार्टिकल फेंका गया तो उसका y कंपोनेंट √3 है और x कंपोनेंट 5 है। तो टोटल वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों इनिशियल क्या? √ux² प्लस uy²। तो ux² का मतलब 5² 25, uy² √3² 3, √28 आ गया। यही स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है। √28 देखो ये फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये देखो यही रेंज का फॉर्मूला लगा, इसी से निकाला है। आगे चलते हैं। इफ VA एंड VB आर वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगर VA VB दो कणों के वेग है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है? जरा देखो, अगर VAB निकालना है बच्चों तो ये फार्मूला होता है पहले की वेलोसिटी माइनस दूसरे की वेलोसिटी। VAB निकालना है मतलब A की B के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना है, तो क्या होता है? VA माइनस VB। तो VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। देखो ये लिखा हुआ है, तो ये वाला तो सही है, हमें गलत वाला बताना है, सत्य नहीं है वो। और VAB V माइनस V बिल्कुल सही है। अगर हम VBA निकालेंगे तो ये होगा VB माइनस VA। तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो VAB माइनस कॉमन ले लो तो VA माइनस VB, यानी कि माइनस VAB आ जाएगा। तो ये भी सही है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, VAB प्लस VBA ऐड करेंगे
तो ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 0, तो ये भी सही हो गया। अब VAB इज इक्वल टू होता है VA माइनस VB, ये VB माइनस VA नहीं होता, तो ये गलत है, और जो गलत ऑप्शन है बच्चों वही वाला सही है। ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का, तो एनटीए के सिलेबस में है, तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। टू बॉडी आर थ्रोन विद सेम इनिशियल वेलोसिटी at theta angle and 90 minus theta respectively with the horizontal, then their maximum height are in ratio। दो पिंडों को 36 से कोण थीटा 90 माइनस थीटा पर फेंका जाता है समान वेग से, तो उनके उच्चतम ऊंचाई पर क्या अनुपात होगा। देखो h का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो एक का एंगल थीटा है, दूसरे का 90 माइनस थीटा है ना। तो ये h1 हो गया, तो h2 हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। डिवाइड कर दो, 2g कैंसिल, u स्क्वायर कैंसिल, तो h1 बाई h2 मिल गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। ये भी मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लगाया गया बेटा, उसमें कुछ खास नहीं है। 29 कह रहा है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम रेंज, तो इट्स वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन मस्ट बी। एक गेंद को 36 से किसी कोण पर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया ताकि अधिकतम परास हो, तो उच्चतम स्थिति पर वेग क्या होगा। देखो मैक्सिमम रेंज के लिए बच्चों, मैक्सिमम रेंज के लिए हमेशा ये जो एंगल होता है प्रोजेक्शन वो 45 होता है। यहां बोला गया ना रेंज क्या हो, मैक्सिमम रेंज, तो रेंज मैक्सिमम के लिए एंगल कितना होता है 45। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी u cos 45, है ना, और ये 20 है, 20 यानी कि 20 cos 45 1/√2, 1/√2 की वैल्यू 0.7 होती है, तो ये 14 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई। अब इन्होंने बोला है हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, तो बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी केवल एक्स डायरेक्शन में ही होती है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी केवल निकलती है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट होती है। तो ये जो वेलोसिटी हमने इस जगह निकाली है, यही वेलोसिटी यहां पर भी मिलेगी 14 मीटर पर सेकेंड। आंसर सेकेंड आ गया बच्चों। आगे चलते हैं, इसमें भी यही फार्मूला लगा है। चलो आगे चलते हैं। A body is thrown horizontally from the top of tower and strikes the ground after 3 seconds at an angle 45 degree with horizontal. Find out the height of tower and speed with which the body was projected. एक पिंड को मीनार के सिर से 36 दिशा में फेंका जाता है और 3 सेकंड के बाद जमीन पर 36 से 45 डिग्री के कोण पर टकराता है। मीनार की ऊंचाई और गति का पता लगाएं जिसके साथ पिंड को प्रक्षेपित किया गया। देखो बच्चों, एक ये पार्टिकल है, ये एक मीनार है, हाइट h मान लो, एक पार्टिकल को 36 हॉरिजॉन्टल फेंका गया, तो पार्टिकल मान लो यहां पे गिरा ऐसा। तो अब ये बोला गया इसकी वेलोसिटी u मान लो, तो ये यहां से अर्थ पे 3 सेकंड के बाद में कोलाइड करता है। बोला गया ना स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकंड एट एंगल 45 डिग्री फॉर हॉरिजॉन्टल, मतलब कि पार्टिकल O से A तक जाने में यहां से यहां तक 30 सेकंड लग रहा है ग्राउंड तक, और यहां पर जब टकराता है तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 45 डिग्री पे है ना। अब कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ टावर एंड स्पीड विद विच बॉडी वाज प्रोजेक्टेड, यानी कि ये u निकालना है स्पीड और ये h निकालना है। तो हाइट के लिए तो फार्मूला लगा दो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो h बराबर ऊपर से नीचे आने का फार्मूला लगा दो बच्चों, हाफ gt स्क्वायर, ut इसका 0 हो जाएगा, तो h निकल आया सीधे सीधे, g की वैल्यू 9.8 रखोगे मैंने, टाइम 3 स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, तो 2 ये 4.9 आएगा, कैलकुलेट करो 36 6
44.1 मीटर, ये तो हाइट आ गई। अब यहां पर हमें ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना है। देखो इस v का कंपोनेंट करेंगे तो इधर vx और vx बराबर u हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होती है। और यहां पर लगाओ vy, तो ये जो vy है ये vy निकलेगा uy प्लस gt, uy 0 हो गया, g 9.8 हो गया और t हो गया 3। अब लगाओ tan 45 डायरेक्शन के वाला फार्मूला, डायरेक्शन वाला फार्मूला पढ़ा है ना, tan अल्फा vy अपॉन vx, tan 45 1 हो गया, तो vx इज इक्वल टू vy ये हो जाएगा 9.8 इंटू 3, और vx और u बराबर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बराबर होती है, तो ये आ जाएगा 29.4 आ जाएगा ना। देखो ये आंसर मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो गया भाई, अच्छा क्वेश्चन हो गया है ना। तो ये जो है ये देखो इस तरह, ये यहाँ पे इस तरह का फ्रेम्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे एनसीईआरटी के पेज पे दिया हुआ है। इसके बाद देखो ये कह रहा है टू पार्टिकल ए बी आर प्रोजेक्टेड इन एयर, ए इज थ्रोन विद स्पीड 30 एंड बी इज विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड शोन इन फिगर, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड। इसमें बच्चों ये बोला गया एक पार्टिकल ये 40 मीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, और इनका ये 60 और 30 डिग्री एंगल है। एक सेकेंड के बाद सेपरेशन निकालो। देखो सेपरेशन एक सेकेंड के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, क्यों? अगर ये पार्टिकल देखे तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जी होगा, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जी होगा, एक्सीलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव 0 हो जाएगा। अब यहां पर जब ये ऐसे फेंके जाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस हमें सेपरेशन निकालना है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इनमें रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? देखो ये 60 और 30 एंगल है, ये टोटल एंगल 180 है, तो इनका आपस में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। 180 माइनस ये 90 हो गया, यानी कि ये दोनों पार्टिकल 90 में चल रहे हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में इनटू टाइम। अब जब दो पार्टिकल परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट VA स्क्वायर VB स्क्वायर, यानी कि VA हो जाएगा 40 स्क्वायर और VB हो जाएगा 30 स्क्वायर, और इनटू टाइम हो गया 1 सेकेंड। तो ये आ गया 40 30 स्क्वायर 50 निकल आया, एक सेकेंड बाद 50 मीटर की डिस्टेंस का सेपरेशन होगा बच्चों। ये आंसर आ गया, ये भी एनटीए के सिलेबस में है। आगे चलते हैं, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का है। 6 पार्टिकल सिचुएटेड एट कॉर्नर ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए मूव एट कांस्टेंट स्पीड v, each particle maintain a velocity towards particle at the next corner, calculate the time the particle will take to meet each other। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें यह बोला गया कि एक रेगुलर हेक्सागन है, ऐसे सारे कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट है, और हेक्सागन की ये साइड ए है, सारे पार्टिकल एक दूसरे की तरफ v स्पीड से चलने लगे, v स्पीड से सारे पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं। वो समय निकालना है जिसमें पार्टिकल मिल जाएं। देखो बच्चों सबसे पहली चीज, जब ये पार्टिकल चलेंगे तो सब सेंटर पर आकर के ही मिलेंगे, ऐसे ऐसे सब सेंटर पर मिलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। जब पार्टिकल चलेंगे तो सारे सेंटर पर मिलेंगे, और सेंटर पर मिलने का टाइम होता है फार्मूला ए साइड अपॉन वेलोसिटी 1 माइनस कॉस 360 अपॉन नंबर ऑफ कॉर्नर। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ कॉर्नर या नंबर ऑफ पार्टिकल। तो एन यहां पर नंबर ऑफ कॉर्नर 6 है, सीधे फार्मूले में वैल्यू रख दो 1 माइनस कॉस 360 बाई नंबर ऑफ कॉर्नर 6। तो ये देखो कितना मिलेगा हमें यहां पे, टाइम इज इक्वल टू आएगा ए अपॉन v 1 माइनस ये हो जाएगा cos 60, और बच्चों cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1 माइनस 1/2, 1/2 आया, 2 ऊपर चला गया, 2a अपॉन v सेकेंड आएगा, 2a अपॉन v का मतलब थर्ड आंसर आ गया।
थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33, a particle is projected from horizontal making angle 60 degree with initial velocity 40 meter per second. Find time taken to particle makes angle 45 degree from horizontal. एक कण को 36 गति से प्रक्षेपित किया जाता है जिसका 36 से कोण 60 डिग्री और प्रारंभिक वेग 40 मीटर पर सेकेंड है। तो कण का 36 से 45 डिग्री कोण बनने में लगने वाला समय बताइए। देखो भाई, एक पार्टिकल यहां से फेंका गया ऐसे, तो जब पार्टिकल फेंका गया तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 40 और एंगल थीटा है 60। अब ये 36 से 45 डिग्री पे चल रहा है। मान लो यहां पे कण ऐसे गया पार्टिकल, तो ये अल्फा बराबर हो गया 45 डिग्री, ये थीटा हो गया। तो यहां से यहां तक का ये समय हमें निकालना है। यहां से यहां तक 45 डिग्री चलने पर ये कितना समय लेगा। इसका फार्मूला बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, tan अल्फा बराबर होता है Vx और Vy, यानी कि Vy अपॉन Vx, और Vy इज इक्वल टू होता है Uy, यानी कि U साइन थीटा माइनस GT, और जो x कंपोनेंट होता है वो इधर U cos थीटा हो जाएगा, बराबर होता है, ये फार्मूला होता है बच्चों। tan अल्फा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx, और Vy क्या हो गया ऊपर जाने के लिए, V इज इक्वल टू U माइनस GT, तो Uy माइनस GT, Uy हो गया U साइन थीटा, और अपॉन Vx हो जाएगा U cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर होता है, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा अल्फा 45 है। tan 45 इज इक्वल टू U है 40, साइन थीटा की वैल्यू 60, GT अपॉन U हो गया 40 cos 60, साइन 45 1 हो गया, 1 हो गया, उधर ले जाओ, 40 cos 60, 40 साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस 10t, 10t इधर ले आओ, ये हो जाएगा 40 cos 60 हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 20 √3 माइनस 10t, 10t इधर ले आओ और ये 20 हो जाएगा, 20 इधर ले जाओ, 20 कॉमन ले लो, अंदर मिलेगा √3 माइनस 1, तो 10t 0 0 भी कैंसिल हो गया, तो t बराबर आया 2 इंटू √3 होता है 1.7 माइनस 1, 2 इंटू 0.7 बचा 1.4 सेकेंड, 1.4 सेकेंड। पहला आंसर बच्चों मैच कर गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हो गया भाई। नेक्स्ट देखो, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड, wind start blowing after some time with speed 12 meter per second in east to west direction. In which direction from vertical should boy waiting at the bus stop hold his umbrella? बारिश 35 मीटर पर सेकंड की गति से लंबवत गिर रही, कुछ देर बाद पूर्व से पश्चिम दिशा में 12 मीटर पर सेकंड की गति से हवाएं चलने लगती हैं। बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे लड़के को अपना छाता ऊर्ध्वाधर से किस कोण पर पकड़ना चाहिए? बारिश ऊपर से नीचे हो रही है, वर्टिकली हो रही है। अब हवा किधर से किधर चलने लगी? इधर से इधर चलने लगी। विंड की स्पीड कितनी हो गई? 12, और बारिश हो रही है रेन की 35। अब छाता लगाना है तो रेन की वेलोसिटी विंड के रिस्पेक्ट में निकालना है, VRW, ये हो जाएगा VR माइनस VW। तो अब VR माइनस VW कैसे करेंगे? देखो VR तो नीचे हो गया रेन, और माइनस VW इधर है तो माइनस VW इधर हो गया, 35 नहीं 12, ये 12 हो गया माइनस VW। अब इसकी रेन की वेलोसिटी निकालो बच्चों, पैरेललोग्राम बनाओ, तो ये हो जाएगा VW या रेन की वेलोसिटी में विंड के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा रेन की वेलोसिटी विंड के रिस्पेक्ट। अब इसी डायरेक्शन में छाता लगाना होगा तो छतरी ऐसे लगेगी,
छतरी ऐसे लगेगी बच्चों, ऐसे। भाई इस डायरेक्शन में रेन आ रही है ना इधर, ये रेन की वेलोसिटी विंड के रिस्पेक्ट में हो गई, तो छाता ऐसे लगाएंगे, वर्टिकल से एंगल थीटा मान लो, तो ये थीटा हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल से निकालो tan थीटा, क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो विंड की वेलोसिटी अपॉन रेन, तो 12/35, तो 12/35 सॉल्व करो, 0.3 आएगा लगभग, 0.343 है ना। तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 0.343, ये आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन बच्चों मैच करेगा इसमें। और ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये देखो फार्मूला दिया है, और ये क्वेश्चन एग्जाम्पल देखो है 3.1, सेम एग्जाम्पल है एनसीईआरटी की बुक में। ये एग्जाम्पल देखो, ये पूरा पूरा एग्जाम्पल है, यही दिया है, और इसमें देखो ये पूरा पूरा आंसर भी दिया है। इसके बाद है ए बॉल रोल्स ऑफ द एज ऑफ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप 4 मीटर हाई इफ इट स्ट्राइक द फ्लोर एट 0.5 मीटर हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द एज ऑन टेबल, व्हाट इज स्पीड एट इंस्टेंट इट लिफ्ट द टेबल। एक गेंद क्षैतिज मेज के किनारे से 4 मीटर ऊंचाई तक लुढ़कती है, मेज के किनारे से 5 मीटर क्षैतिज बिंदु पर फर्श से टकराती है, मेज से निकलते ही इसकी गति क्या थी। देखो भाई डायग्राम बनाओ, एक ये टेबल है, ये बॉल लुढ़कती हुई जा रही है, और इसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर। जब ये यहां से यहां पर गिरती है, तो ये वाली रेंज हो गई 5 मीटर, रेंज हो गया 5 मीटर। तो इसकी स्पीड यहां पर क्या है, ये u इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना है। तो अब देखो यहां सबसे पहले यहां से यहां तक का टाइम निकालो, तो टाइम के लिए h बराबर लगा दो ½ g t²। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए वर्टिकल वेलोसिटी u 0 होता है, तो ut 0 हो जाएगा, ½ g t² लगाओ, h 4 आ गया, 2 इधर ले आओ, g नीचे ले जाओ, t², 2 5 जा 10, तो t बराबर आया 2/√5, टाइम आ गया। अब रेंज का फार्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कितना आएगा, देखो रेंज तुम्हारा है 5 मीटर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालना है, टाइम है 2√5, तो u बराबर आ गया 5√5/2, तो 5/2 हो जाएगा 2.5, √5 की वैल्यू 2.12 ऐसे कुछ आएगा, 2 दूनी 4, लगभग 5.5 के अबाउट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इसमें आंसर थर्ड वाला मैच कर रहा है बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 35 का। ये भी देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम, यही सब है। आगे देखो ये क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज, प्रोजेक्शन स्पीड यू है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। प्रक्षेप गति में एक कण उसके प्रारंभिक बिंदु और उसके प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु के बीच औसत वेग निकालना है। देखो एक पार्टिकल यहां से फेंका गया, यहां से u वेलोसिटी से फेंका गया थीटा एंगल पे, तो इनिशियल पॉइंट हो गया और ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया। अब इनिशियल और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अब एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब ये इनिशियल पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो O से A तक ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और यहां से यहां तक का टाइम ये t हो गया। तो यहां से यहां तक का जो ये टाइम t हो गया, तो ये t फ्लाइट टाइम का आधा हो गया, u sin थीटा बाई g। और यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों, ये हाइट है, रेंज का आधा है, पाइथागोरस लगा दो, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा √h² प्लस r²/4, और टाइम हो जाएगा u sin थीटा बाई g। इसको h और r की वैल्यू रख करके सॉल्व करना है, तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, ये g ऊपर ले जाओ, g अपॉन u sin थीटा, और अंडर रूट में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाओ, u²
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g का होल स्क्वायर प्लस 1/4। रेंज का फार्मूला लगाओ। देखो इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहां पे थोड़ा इसका कैलकुलेशन ज्यादा है। यहां पे करते हैं बेटा एवरेज वेलोसिटी, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। क्या हम लोगों ने निकाला था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या निकला? √h² प्लस r²/4 और टाइम हो गया u, फ्लाइट टाइम का आधा u sin θ/g। देखो यही है ना। ये आ गया ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम h² प्लस r²। रेंज का आधा हो गया, ये हाइट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस से निकाल लेंगे, h² r²/4। इसको इधर ले आएंगे। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी आया g अपॉन u sin θ। g ऊपर चला जाएगा। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाओ, u² sin² θ/2g का होल स्क्वायर प्लस 1/4 r u² होता है sin 2θ को लिख लो 2 sin θ cos θ/g का होल स्क्वायर। ये आया बेटा। अब इसमें बच्चों एलसीएम निकालो। u² होल स्क्वायर दोनों में है तो u² बाहर आ जाएगा। ये भी 4g² है, ये भी 4g² है, तो ये 2g बाहर निकल आएगा। g² और g² तो g बाहर निकल आया, 2² और ये 4 बाहर निकल आया, और sin² θ बाहर निकलेगा। sin² ये है, तो sin की पावर 4θ हुआ, sin² निकाल लिया। यहां sin² बचा, प्लस यहां sin² बाहर निकल आया, u² निकल आया, 2 बचा, यानी कि 4 cos²θ ये बचा। 4 2 का स्क्वायर 4 और cos θ² बचा। यहां से देखो u sin θ कैंसिल हो गया, एक g कैंसिल हो गया, तो ये आया u/2 और अंडर रूट में मिलेगा sin²θ। cos में आंसर आ रहा है तो sin² को लिखो 1 - cos² और प्लस 4 cos²θ। तो ये मिला u/2 अंडर रूट में 1, 4 में से 1 गया 3 cos²θ। u/2 1 + 3 cos²θ। कौन सा आंसर आ रहा है? देखो u/2 ये आया। सेकंड ऑप्शन मैच किया बच्चों, सेकंड ऑप्शन मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही रेंज वाला फॉर्मूले से निकला है सब। अच्छा क्वेश्चन था ये। A ball rolls off top of stairway with horizontal velocity u meter per second. If the step are h meter high and b meter wide, the ball just hits the edge of nth step if n equal to। एक गेंद 36 वेग u मीटर पर सेकंड सीढ़ियों से ऊपर से लुढ़कती, यदि सीढ़ी h मीटर ऊंचाई और b मीटर चौड़ी हो तो गेंद n में सीढ़ी के किनारे से टकराती तो n का मान किसके बराबर होगा? देखो भैया इसको देखते हैं। ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? n सीढ़ियां हैं। और जितनी भी सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियों में जो है बच्चों स्टेयर्स में इनकी जो है b मीटर चौड़ाई है और h मीटर हर स्टेप हाई है। तो यानी कि ये चौड़ाई जो है ये b मीटर है और ये h मीटर है, ये b मीटर है, ये h है, ये b है, ये h है। इस तरीके से n सीढ़ियां हैं। अब बॉल कोई यहां से रोल होती है u वेलोसिटी से, तो बॉल ऐसे होती हुई, ऐसे होती हुई, गिरती हुई, ऐसे होती हुई, क्यों बच्चों, ऐसे जाएगी, यहाँ nth स्टेयर से टकरा गई। तो अब जरा ध्यान दो, ये एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो गया, जिसमें यहां से यहां तक टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? h प्लस h यानी कि h और h 2h 3h, n सीढ़ियों तक टोटल हाइट हो गई nh, और चौड़ाई टोटल कितनी हो गई? b 2b, b प्लस b 2b,
3b, b प्लस बी प्लस बी, 3b 4b nb। nb एक्चुअली में रेंज हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x बोल लो या रेंज बोल लो, ये nb हो गया। ठीक है, तो अब ट्रेजेक्ट्री का फार्मूला अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे कर लो, बॉल को यहां से यहां तक जाने का टोटल टाइम t मान लो। अब हॉरिजॉन्टल मोशन ले लो, तो हॉरिजॉन्टल मोशन इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u इनटू टाइम, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया nb u इनटू t। तो इससे टाइम निकल आया nb अपॉन u, ये टाइम निकल आया। अब वर्टिकल मोशन ले लो ऊपर से नीचे तक, तो वर्टिकल मोशन के लिए h बराबर क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि बॉल की वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल है, तो इसकी यू वाई इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो यू टी जीरो हो जाएगा, यू वाई टी स्क्वायर, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, h बराबर एन एच हो गया, हाफ जी, और टाइम यहां से रख दो निकाल के, एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, एक एन कैंसिल हो गया, यहां से एन बराबर निकला, इधर ले आओ, 2h यू स्क्वायर अपॉन जी बी स्क्वायर, ये एन आ गया, 2HU स्क्वायर बाई जी बी स्क्वायर, 2HU स्क्वायर बाई जी बी स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, ये देखो 2HU स्क्वायर जी बी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन मैच कर गया बच्चों, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ball is projected upward from the top of tower with velocity 50 meter per second, making angle 30 degree with horizontal. The height of tower 70 meter. After how many seconds from the instant of throwing will be reach the ground? तो इसमें ये कह रहा है बच्चों कि एक ये टावर है, और फ्रॉम द टॉप टावर वेलोसिटी मेकिंग 30 विद द हाइट ऑफ, हाइट इसकी कितनी है 70 मीटर, एक बॉल फेंकी गई 50 मीटर पर सेकंड से और हॉरिजॉन्टल से एंगल 30, ऐसे फेंकी गई बॉल, ऐसा बॉल ऐसे गिरी, तो बॉल यहां पर फेंकी गई 50 मीटर पर सेकंड से और 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहां से यहां टोटल टाइम निकालना है, यानी कि जब बॉल यहां से फेंकी गई तो ग्राउंड तक आने में कितना समय लेगी। कंपोनेंट करो बच्चों, इधर हो जाएगा ux इज इक्वल टू यू कॉस 30, यानी कि 50 हो गया यू कॉस 30, और वर्टिकल वाला हो गया u साइन 30, यानी कि 50 साइन 30, तो साइन 30 हो जाएगा 1/2, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई। अब बच्चों देखो 1D में पहुंचो, 1D में हम लोग पढ़ते थे कि अगर किसी पार्टिकल को ऊपर जाके ऊपर फेंका जाए तो फार्मूले में v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी वाले में u की जगह हम लोग माइनस यू रख देते हैं, सारे आंसर मिल जाते हैं। पार्टिकल ऊपर जाके ऊपर फेंका जा रहा है, u की जगह माइनस यू रख दो, तो h बराबर फार्मूला होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो u की जगह माइनस यू रख दो और y डायरेक्शन कर दो, क्योंकि वर्टिकली अब फेंका जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हम ले रहे हैं, h क्या है वर्टिकल, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी u y ले लेंगे, h की वैल्यू 70 रख दो, यू वाई वहां पे 25t निकला, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी 10 है 10/2 5t स्क्वायर हो गया, 5 से डिवाइड करो 14 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आया टी स्क्वायर माइनस 5t और माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो t बराबर आया माइनस बी, तो प्लस 5 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 14 माइनस में तो प्लस हो जाएगा बाई 2 है, तो ये निकलेगा t इज इक्वल टू 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 56 बाई 2, तो ये कितना निकला, देखो देखो बच्चों सॉल्व करो जरा, कितना निकला, t इज इक्वल टू 5 प्लस 6 5 11 5 ये 81 आ जाएगी, 81 के अंदर 9 बाहर आ गया बटे 2, 9 5 14 बटे 2 7 सेकेंड आ गया,
7 सेकंड पूरा पूरा देखो आंसर मैच कर गया, क्वाड्रेटिक लगाया है 7 सेकंड बच्चों, पूरा पूरा आंसर आ गया 7 सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सब वही है, प्रोजेक्टाइल मोशन का लगा है। नेक्स्ट है, ए कार इज गोइंग ईस्ट विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड एंड पैसेंजर इन कार ऑब्जर्व दैट ट्रेन इज गोइंग नॉर्थ विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। एक कार 8 मीटर पर सेकंड वेग से पूर्व दिशा में जा रही है। कार के अंदर बैठा यात्री देखता है कि एक रेलगाड़ी 15 मीटर प्रति चाल से उत्तर दिशा में जा रही है। रेलगाड़ी का वास्तविक वेग क्या होगा। डायरेक्शन कैसे लेते हैं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो कार जा रही है ईस्ट में, कार की वेलोसिटी 8 है, तो वीसी हो गया 8। ईस्ट का मतलब आई कैप, ईस्ट डायरेक्शन में आई कैप होता है, वेस्ट में माइनस आई कैप यूनिट वेक्टर लेते हैं, नॉर्थ में जे और साउथ में माइनस जे। ये सब मालूम है डायरेक्शन के बारे में। तो कार जा रही है 8 मीटर पर सेकंड ईस्ट में, ये कार की वेलोसिटी होगी। कार के अंदर जो पर्सन बैठा है वो ट्रेन को देखता है 15 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में जा रही है। तो ये क्या है, ये ट्रेन की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में है बच्चों, क्योंकि कार के अंदर पैसेंजर बैठा है। जैसे ये कार है, कार जा रही है ईस्ट में, अब कार के अंदर पैसेंजर बैठा है। अब उसने देखा कि ये ट्रेन है, ट्रेन जा रही है नॉर्थ में, तो इसको पैसेंजर को ट्रेन दिख रही ना, तो ट्रेन की स्पीड ये पैसेंजर यानी कि कार के रिस्पेक्ट में हो गई, क्योंकि पैसेंजर कार में बैठा है, जो कार की स्पीड होगी वही पैसेंजर की होगी। तो यहां ट्रेन की स्पीड कार के रिस्पेक्ट में हो गई कितनी, 15, और नॉर्थ का मतलब 15 जे का है। अब ट्रेन की एक्चुअल वेलोसिटी हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा VTC इज इक्वल टू VT माइनस VC। तो VTC हो गया 15 जे कैप, VT निकालना है, VC हो गया 8 आई कैप, तो VT आया 15 जे कैप प्लस 8 आई कैप। मॉड ले लो, तो 15 स्क्वायर 225, 8 स्क्वायर 64, कितना मिला VT 225 और 64, 5 4 9 6 2 8 289 यानी कि 17 हो गया। तो 17 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन हो जाएगा जे आई, जे का मतलब नॉर्थ, आई का मतलब ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। 17 मीटर पर सेकेंड बिटवीन नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन आएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं। ए पर्सन वॉक्स up start escalator in 90 seconds. When standing on same escalator now moving, he is carried in 60 seconds. The time he would take to walk up the moving escalator will be. एक आदमी स्वचालित रुकी हुई सीढ़ियों पर 90 सेकंड तक चलता है, उन्हीं सीढ़ियों पर वो स्थिर होकर 60 सेकंड में जाता है। यदि आदमी चलती सीढ़ियों पर चलता हुआ जाए तो कितना समय लेगा। देखो बच्चों, एस्केलेटर जानते हो, मेट्रो स्टेशन पे एस्केलेटर होती है, बिग बाजार में होती है, जिसमें सीढ़ियों में हम चढ़ जाते हैं। तो जब यहां पर पर्सन जाता है, सीढ़ियां रुकी हुई हैं, तो 90 सेकंड है, T1 90 हो गया। और जब वो एस्केलेटर पे खड़ा होकर जाते हैं, यानी कि एस्केलेटर ऊपर जाती है, तो 60 सेकंड उसको ऊपर जाने में लगते हैं फ्लोर पे। तो अगर वो मूविंग एस्केलेटर के ऊपर दौड़ता हुआ जाए, चलता हुआ, तो टाइम बताइए। तो इसका सीधा सा फार्मूला T बराबर होता है T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। फार्मूला याद रखो, सबको याद होगा क्योंकि हम लोगों ने क्लास में खूब किया ऐसे क्वेश्चन। ये T1 टाइम है जब पर्सन जा रहा है, सीढ़ियां रुकी हैं। T2 टाइम है जब पर्सन रुका हुआ है, सीढ़ियां उसको ले जा रही हैं। और T टाइम है जब पर्सन भी जा रहा है और सीढ़ी भी चल रही है। तो ये T टाइम हमसे पूछा गया है, तो ये वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा 90 इंटू 60, ऐड कर दो 150, 0 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 5 15, 14 नहीं 5 1 5 4 5 8 40, 18 हो जाएगा, 36 सेकंड आ जाएगा। ये 36 सेकंड मिल जाएगा। और बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, मॉडिफाई किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है, ए मैन कैपेबल स्विमिंग विद वेलोसिटी वी रिलेटिव टू स्टिल वाटर जम्प्स इन फ्लोइंग रिवर हैविंग वेलोसिटी यू, ही
the man swims distance d downstream and returns back to original position. The average speed of man for to and fro motion. एक आदमी स्थिर पानी के सापेक्ष v वेग से तैर सकता है, u वेग से प्रवाह होती हुई नदी में कूदता है। आदमी नदी के प्रवाह की दिशा में d दूरी तय करता है और उसी बिंदु पर वापस आ जाता है, तो औसत चाल क्या होगी? देखो बच्चों, सपोज दैट ये रिवर फ्लो कर रही है और रिवर की वेलोसिटी u है। तो अब एक पर्सन इधर जंप करता है, ये ए से बी तक रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में जाता है। अब इसमें यह बोला गया कि स्विमिंग ये वेलोसिटी v से स्टिल वाटर में तैर सकता है। तो आदमी की वेलोसिटी v है, तो जब अगर a से b तक जाएगा और फिर b से a तक वापस इसको आना है, तो a से b तक जाने में लगा हुआ समय हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगी बेटा? आदमी फ्लो के अलोंग तैर रहा है तो स्पीड ऐड हो जाएगी। क्यों ऐड हो जाएगी? जैसे मान लो बोट लेके जा रहे हैं, अब बोटिंग कर रहे हैं, तो बोटिंग में क्या होगा? इधर ही फ्लो हो रहा है, बोटिंग की वेलोसिटी इधर है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, रिजल्टेंट ऐड हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया v प्लस u। ये जाने का टाइम हो गया। अब अगर ये b से a वापस आएगा, देखो हम लोग को मालूम है जब हम इधर की ओर जा रहे हैं तो ये डाउन स्ट्रीम होता है, ये डाउन स्ट्रीम होता है, और वापस आते हैं तो अप स्ट्रीम होता है। तो अब वापसी में टाइम t2 लगा, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन, अब आदमी तो इधर आएगा लेकिन रिवर तो उधर जा रही, तो रिवर आदमी के इधर जाने का अपोज करेगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी माइनस में हो जाएगी, v माइनस u। तो टोटल टाइम ऐड कर दो, t1 प्लस t2 s अपॉन v प्लस u, s अपॉन v माइनस u, s बाहर निकाल दो, एलसीएम ले लो, v माइनस u प्लस v प्लस u, और अपॉन में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। u कैंसिल हो गया, यह हो गया 2sv अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये टोटल टाइम आ गया। इन्होंने एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया जाना और आना, s नेट। तो जाना s, a से b तक s डिस्टेंस गया और b से a वापस s गया, तो टोटल डिस्टेंस 2s हो गया। और टोटल टाइम ये निकाला है 2vs अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2s कैंसिल हो गया, ये v स्क्वायर u स्क्वायर ऊपर चला गया बाई v, यही आंसर आ गया। ये एवरेज स्पीड निकल आया बच्चों। कौन सा ऑप्शन है देखो जरा, ये है देखो फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों ये। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन कैन स्विम with speed 4 kilometer per hour in still water. How long does he take to cross river 1 kilometer wide? If river flows steadily 3 kilometer per hour and he makes his stroke normal to river current, how far down the river does he go when he reaches the other bank? ये ओल्ड एनसीईआरटी का पूरा एज इट इज क्वेश्चन है, लिखा भी है ओल्ड एनसीईआरटी में बच्चों, ये पूरा यही क्वेश्चन है। एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की से तैर सकता है। यदि आदमी प्रवाह के लंबवत तैर करके जाए तो 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में कितना समय लेगा, जबकि पानी का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे किनारे पर कितनी दूरी पहुंचेगा? यहां पर ये देखो, एक्चुअली में जैसे कोई ये रिवर फ्लो कर रही है, अब एक पर्सन यहां पर है, उसको क्रॉस करके जाना है, तो कह रहा है ही मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू रिवर करंट। जब स्ट्रोक यानी कि रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आदमी तैरता है तो वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचता है, ये बच्चों तुम्हें मालूम है। तो अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरेगा तो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचेगा, लेकिन ये तैरेगा तो इधर पहुंचेगा यहां पे। क्यों इधर पहुंचेगा? क्योंकि रिवर इसको धक्का मार के यहां पहुंचा देगी। तो ये मैन की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में हो जाएगी VMR, और इधर हो जाएगी VR रिवर की वेलोसिटी। अच्छा, अब रिवर की चौड़ाई कितनी है? ये विड्थ 1 किलोमीटर चौड़ी रिवर है, तो कह रहा है क्रॉस करने में कितना समय लेगा। तो पहला हो गया समय इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस हो गया W, विड्थ
और इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी vm हमें लेना है, जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी लेना है। तो w हो गया 1 किलोमीटर और vm हो गया स्टिल वाटर के लिए, ये vm हो गया 4 किलोमीटर, 4। तो 1/4 आवर्स या 60 का मल्टीप्लाई कर दो तो 15 मिनट आ जाएगा। अब 15 मिनट इसी में दिख रहा है, यानी कि पहला ही आंसर हो गया। और ये भी कह रहा है दूसरा पार्ट, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो, मतलब ये हुआ कि जब वो दूसरे किनारे पर गया तो कितनी दूरी पहुंचा, ये वाला ड्रिफ्ट निकालना है, ये ड्रिफ्ट डिस्टेंस ये निकालना है। तो दूसरा पार्ट में ड्रिफ्ट आ गया, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालना है, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी वी आर इंटू टाइम। वी आर दिया है रिवर की वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 1/4 घंटा, आवर आवर कैंसिल, ये आ गया 3/4 किलोमीटर, 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर, तो ये 250 हो गया 750 मीटर। तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन देखो ओल्ड एनसीईआरटी का है, एज इट इज। On a 2-lane road, car is traveling with a speed of 36 km/h. Two car B and C approaches car in opposite direction with a speed 54 km/h each at certain instant. When distance AB equal to AC, both being 1 km, B decide to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid accident? 2 लेन वाली सड़क पर कार ए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, दो कारें बी और सी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में कार ए की ओर आती हैं। एक निश्चित क्षण पर जब दूरी ए बी ए सी बराबर होती है और दोनों 1 किलोमीटर होती हैं तो बी सी से पहले ए से आगे निकलने का निर्णय लेता है। दुर्घटना से बचने के लिए कार बी का न्यूनतम कितना त्वरण होना चाहिए? देखो बच्चों, 2 लेन रोड है, क्या होती है 2 लेन रोड? 2 लेन रोड क्या होती है कि भैया टू लेन रोड ऐसी है कि एक कार जा सकती है, एक आ सकती है। जैसे एक इधर से जा सकती है तो एक इधर से आ सकती है, 3 कार एक साथ पैरेलल नहीं चल सकती। तो मान लेते हैं एक कार ये है ए, ये इधर चल रही है, कार ए की स्पीड देखो गिवन है कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड हो गई 36 किलोमीटर, 5/18 कर दो तो मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और ए को 2 कार अप्रोच कर रही हैं, एक कार बी इधर और एक कार सी इधर, दोनों की वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर। 5/18 कर दो 15 आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड, और इसकी इधर वेलोसिटी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। क्यों भैया? अब कह रहा है जब ये ए बी यानी कि ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो जाए, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और ये भी डिस्टेंस हो जाए 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, तो बी ये डिसाइड करता है कि सी के ओवरटेक करने से पहले बी इसको क्रॉस करके इधर निकल जाए। देखो बच्चों, एक्सीडेंट से बचना है, तो एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है भाई? देखो, सी कार इधर आएगी, बी इधर जाएगी और दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो अगर दोनों यहां पर आ गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्सीडेंट से बचना है तो क्या होना चाहिए कि सी यहां से यहां तक आए, उससे पहले ही बी यहां से क्रॉस करके बी इधर आगे निकल जाए, इधर जगह खाली हो जाए और सी इधर की तरफ निकल जाए, तो एक्सीडेंट बच जाएगा। अब इसके लिए क्या मालूम होना चाहिए? इसके लिए यह मालूम होना चाहिए कि सी कार यहां ए के पास तक इतनी डिस्टेंस कवर करने में कितना समय ले रही है। तो यहां से यहां तक का पहले समय निकालो, ये यहां से यहां तक जाने में जितना समय लेगी उतने समय में ये कार आगे निकल जाएगी, बस एक्सीडेंट बच जाएगा। तो ये समय निकालो, तो समय इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी सी की ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां इन दोनों में तो कोई एक्सीलरेशन है नहीं, तो डिस्टेंस 1000 हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में 10 और 15 हो गया, जुड़ गया 10 + 15 25 आ गया, 25 चौको 40 सेकंड आ गया, यानी कि सी कार ए तक पहुंचने में
40 सेकंड का टाइम लेगी और इसी 40 सेकंड में बी को यहां से एसीलेट करके आगे निकलना है, तो यही इसका एसिलरेशन निकालना है। अब यहां बी और ए के बीच में लगा दो फार्मूला, तो एस बराबर लगाओ यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस डिस्टेंस हो गया 1000 और इसके बीच में बी की ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी रिलेटिव हो गई, दोनों की सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस में हो जाएगी, तो 15 माइनस 10, तो बी की वेलोसिटी आ गई ए के रिस्पेक्ट में 15 माइनस 10 और टाइम है 40 सेकंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 40 स्क्वायर, तो ये हो गया 1000, 15 माइनस 10, 5 चौक 20, 200, 200 इधर ले आओ माइनस हो गया, और ये 1600 अपॉन 2 ए हो गया, ये हो गया 800 और ये भी 800 ए आ गया, तो ए इज इक्वल टू आ गया बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका एक्सेशन 1 हो जाएगा तो ये आगे निकल जाएगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। 1 आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ओल्ड एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है बच्चों। 43 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 44 पे पहुंचो। एसर्शन कह रहा है एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी द एक्सेलरेशन 0, और कह रहा है एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी 0। सही गलत बताना है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण शून्य होता है, उच्चतम बिंदु पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। देखो जरा, अगर कोई पार्टिकल यहां से फेंका गया ऐसे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, तो सही है, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रेजेंट होती है, और हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सीलरेशन जी के बराबर होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देख लो क्या सही है, हाईएस्ट पॉइंट प्रेजेंट ट्रेजेक्टरी, एक्सीलरेशन 0, गलत हो गया, फॉल्स, इनकरेक्ट। एक्सीलरेशन तो हाईएस्ट पॉइंट पे जी होता है और हर जगह जी होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, और हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, ये सही है। तो पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट कौन सा है? एसर्शन इनकरेक्ट, रीजन करेक्ट। चौथा आंसर आएगा भैया इसका, फोर्थ ऑप्शन आएगा। चलो आगे चलते हैं। टू बॉल्स विद सेम मास and initial velocity are projected at different angles in such a way that maximum height reached by first ball is 8 times higher than that of second ball. T1, T2 are total flying times of first and second ball respectively. Then ratio of T1 and T2 निकालना है। समान द्रव्यमान और प्रारंभिक वेग वाली दो गेंदों को अलग अलग कोणों पर इस पर प्रक्षेपित किया जाता है कि पहली गेंद द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई दूसरी गेंद की ऊंचाई से 8 गुना हो, तो T1 T2 का अनुपात बताइए फ्लाइट टाइम। देखो भैया, h1 बराबर है 8s2। अब वेलोसिटी मास सेम है, तो लगाओ मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 अपॉन 2g, और इधर आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 बाई 2g। 2g u स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा, ये 8 टाइम्स है, अंडर रूट कर दो तो साइन θ1 हो गया 2√2 साइन θ2। अब फ्लाइट टाइम का रेशियो बताना है, तो फ्लाइट टाइम होता है 2u साइन थीटा बाई जी, तो T1 θ1 हो जाएगा और T2 हो जाएगा θ2, डिवाइड कर दो, g और g कैंसिल, 2u कैंसिल, तो T1 बाई T2 आया साइन θ1 बाई साइन θ2, साइन θ1 बाई साइन θ2 आ जाएगा 2√2, तो आंसर आ गया 2√21। ये थर्ड ऑप्शन आ गया बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये लिया गया है, देखो फ्लाइट टाइम 2v sin थीटा बाई जी से, एनसीईआरटी के पेज नंबर 39 पे। तो बच्चों, ये पेपर आप लोग का डिस्कशन हो गया, कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, हम लोग आंसर जरूर देंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।